अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चले बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। नावल का नाम तलबगारे मोहब्बत, कलम नगार में शाहजाद, किस्त नंबर 5। आसिफ इसे एक कमरे में ले आया था। कमरा छोटा था लेकिन रहने के काबिल था। इस कमरे में एक सिंगल बेड, अलमारी और अटैच बाथरूम था। सुबह 5 बजे सब को नाश्ता मिलता और रात का खाना 7 बजे। अभी आसिफ मजीद बोलता कि हुरूम ने इसकी बात काट दी। मुझे वापस जाना है, तुम और इनको कहो कि मुझे वापस भेज दें। आसिफ जान गया था कोई किसके बारे में बात कर रही है। मैं तुम्हें कल लेने आऊँगा, जहाँ कनीज़ों को खाना मिलता है वहाँ वो जगह दिखाऊंगा। आसिफ ने इसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और कहकर वहाँ से जाने लगा कि वो फिर बोले, मुझे यहाँ डर लगेगा, हुरूम खौफज़दा होगी। ये सोचकर ही इसकी जान जा रही थी कि इस कमरे में अकेला सोना है। अब तुम्हें यहीं रहना है, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि इस लड़की को मुतमिन कर दे, लेकिन वो शायद कुछ ज़्यादा ही डर गई थी। हुरूम की आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। आसिफ ने एक नज़र इसे देखा और कमरे से बाहर चला गया। हुरूम खौफ से कमरे को देखने लगी। वो बेड पर बैठी हुई थी और आशा के बारे में सोचने लगी। वो इसकी वाहिद दोस्त थी, कितना ख्याल रखा था आशा ने इसका। और जब से वो यहाँ आए थे आशा ने इसे बहुत हौसला दिया था कि वो ना डरे, लेकिन अब वो अकेली थी और इस वक्त इसे बहुत डर लग रहा था। इन सब सोचों की ज़ेर से वो फूट फूट कर रो दी। वो दोनों भाई घर आई तो अपनी माँ को रोता देखा। अम्मी क्या हुआ, आपको क्या है? इस इंसान ने दोबारा आपको मारा है? इसने अपनी माँ से सवाल किया। इस वक्त इसे इस शख्स से शदीद तैश आ रहा था। बदकिस्मती से इसका बाप था। नहीं, मैं गिर गई। आबदा ने अपने 9 साला बेटे से झूठ बोला, जो इतनी सी उम्र में ही समझदार हो गया था। इसके 2 बेटे थे और ये इनकी कुल कायनात थे। इससे छोटा 7 साला अपनी माँ को गौर से देख रहा था। अम्मी मुझसे झूठ मत बोलें, इसने अपनी माँ को कहा। मैं इनकी जान ले लूँगा। इसने गुस्से में कहा, वो तुम्हारा बाप है जरी। इसकी माँ ने इसे समझाना चाहा, बाप है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी माँ को तकलीफ़ दे। इस वक्त वो कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक समझदार नौजवान लग रहा था। इनके ख्यालात और बाप के रवैये ने इनको वक्त से पहले ही समझदार बना दिया था। जरी तुम कुछ नहीं करोगे, बस तुम दोनों अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिया करो। अब्दा ने इन दोनों भाइयों को समझाया। अम्मी अब अब्बा को छोड़ दें, हम बहुत दूर चले जाते हैं। इसके छोटे बेटे ने अपनी समझ के मुताबिक इसे मशवरा दिया। वो अपना मासूम बेटे के बात पर मुस्कुरा दी। तुम अफसर बन जाओ ना, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इसने अपने दोनों बेटों को खुद से छुपा लिया। यही तो इसके जीने की वजह थी। अगर वो दोनों ना होते तो वो कब की मर चुकी होती। वो जब से इसके पास गई थी इसके किसी तरह सुकून नहीं आ रहा था। न जाने कौन सा सैर फूंका था इस जादूगरनी ने कि वो इसके खिलाफ से जान ही नहीं छुड़ा पा रहा था। नहीं, मैं इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दूंगा। मैं एक दहशतगर्द हूँ और इस दुनिया को नहीं है। वो खुद के ऐद कर रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसके तमाम फैसले दरे के दरे रह जाएंगे। वो अपने बेड से उठा, अलमारी के सामने जाकर इसने अलमारी का एक पट खोला। इसने लाकर से एक तस्वीर निकाली। इस तस्वीर में 3 लोग थे, इसकी माँ, इसका भाई और वो। तीनों मुस्कुरा रहे थे। कोई भी इनकी चेहरों से अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो किस कदर दुखी हैं। इसने नरमी से इस तस्वीर पर उंगली फेरी। इसका दिल इस वक्त दर्द से फट रहा था। वो इनके बाद बिल्कुल अकेला रह गया था। काश वो भी इन दोनों के साथ ही मर जाता तो आज वो इस मुकाम पर ना होता। एक आंसू इसके आंख से बहता हुआ तस्वीर पर गिर गया। हाँ, वो खुनख्वार दरिंदा सिफ्त इंसान भी रोता था। जरी तुम किसी औरत को तकलीफ़ मत देना। अचानक इसकी माँ की आवाज़ इसके कानों से गूंजी। इसकी माँ हर वक्त इसे ये बातें समझाती थी। शायद इसे डर था कि वो भी अपने बाप जैसा न बन जाए, लेकिन आज वो इस मुकाम पर खड़ा था कि अपनी माँ के हुक्म को भी बजा ना ला सका। वो दुनिया ने इसे रहम दिल से पत्थर दिल बना दिया था। वो मंजर था एक हवेली का जिसमें 4 लोग रहते थे। इनका घराना काफ़ी खुशहाल था। साकिब सुल्तान और आकब सुल्तान 2 भाई थे। साकिब सुल्तान की बीवी का नाम मरियम था और इनका एक बेटा था जिसका नाम दागा खान था, जबकि आकब सुल्तान की बीवी का नाम सुमेरा था। इनकी एक बेटी जमल थी। कुछ साल पहले आकब सुल्तान कार एक्सीडेंट में हल्के की से जा मिले थे और साकिब साहब ने सुमेरा बेगम को इनकी बेटी जमल की सारी जिम्मेदारी अपने साथ ले ली थी और इनके फैसले को और ख्वाहिश के तहत जमल और दा खान की मंगनी कर दी गई थी। जमल 22 साल की एक बोल्ड लड़की थी। मोटी मोटी आंखें, तकीत सुल्तान नाक, बड़ी बड़े ओंठ और सफ़ेद दुधियालिया रंगत वाली वो लड़की किसी को भी होश उड़ा सकती थी, लेकिन जिसकी होश वो उड़ाना चाहती थी वो
اسے کم ہی توجہ دیتا۔ اس کے برعکس دغا خان ایک 29 سالہ نوجوان تھا۔ اس میں سنجیدگی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ کچھ کسر اس کی فوج میں نوکری نے پوری کر دی تھی۔ 6 فٹ قد، بڑی سبز آنکھیں خوبصورتی سے سیٹ کیے بال، بڑے بڑے اونٹ، تراشی ہوئی داڑھی، مونچھیں اور سرخ سفید رنگت والا وہ فوجی اپنی آنکھوں سے کسی کی جان لینے کا ہنر رکھتا تھا۔ زمل تم کب سدھرو گی؟ اسمیرا بیگم نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ میوزک کی تیز آواز کان پھاڑ رہی تھی۔ وہ اس وقت منہ پر ماسک لگا کر سکون سے کرسی پر بیٹھی تھی۔ تیز آواز کی وجہ سے اسمیرا کی آواز اس تک نہ پہنچ سکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے میوزک سسٹم کا سوئچ بند کر دیا۔ آواز بند ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھوں سے کھیرے کا ٹکڑا اٹھایا۔ کیا ہو یار مام، اتنا انجوائے کر رہی تھی؟ اس نے منہ مسوڑتے ہوئے کہا۔ کچھ عقل ہے تمہیں؟ دا خان آج گھر آ رہا ہے اور تم بجائے مریم کے پاس جا کر اس کی مدد کرنے کے یہاں بیٹھی ہو؟ اسمیرا نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ ہائے، کیا آپ سچ بول رہی ہیں؟ وہ خڑوس فوجی گھر آ رہا ہے؟ زمل نے خوشی سے کہا۔ زمل نے خوشی سے ان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ شرم کرو زمل، تمہارا ہونے والا شور ہے۔ اسمیرا نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اف ماں، مجھے تیار ہونا ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ اسمیرا بیگم جانتی تھی کہ ان کی بیٹی دا خان سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ کسی کے آنے کا سن کر ہی اس کے چہرے پر انتہا خوشی آ گئی تھی۔ بے سختہ انہوں نے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ایک سیاہ لینڈ کروزر بہت ساری گاڑیوں کے ہمراہ پورچ میں آ کر رکی۔ ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولا، جس میں سے ایک خوبرو نوجوان باہر آیا۔ مریم بیگم، ثاقب صاحب اور اسمیرا بیگم کے ہمراہ حویلی کے داخلے دروازے پر کھڑی تھی۔ کیا یار ڈیڈ، آپ کی اتنی دفعہ منع کیا ہے کہ یہ گارڈز کی فوج نہ بھیجا کریں مجھے لینے کے لیے، دا خان نے اپنے باپ کی طرف آتے ہوئے کہا۔ وہ جب بھی واپس آتا تھا ثاقب صاحب اسے لینے کے لیے گارڈ کی بڑی تعداد بھیج دیا کرتے تھے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو، اور دا خان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ جب بھی آتا تھا سب سے پہلے یہی بات کرتا تھا، میرا شیر، تم نہیں جانتے مجھے تمہاری کتنی فکر رہتی ہے۔ ثاقب صاحب نے اسے گلے لگایا اور وہ مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ وہ ان سے مل کر اپنی ماں کی طرف آیا اور ان کے ہاتھ چوم کر قدرت سے اپنی آنکھوں پر لگانے لگا۔ میرا پیارا بیٹا۔ مریم نے اس کے کشادہ پیشانی پر بوسہ دیا اور اس نے ان کو اپنے گلے لگا لیا۔ اسمیرا بیگم سے ملا تو اس نے ایک نظر چادر طرف گھمائی، جس کی وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ کہیں نظر نہ آئی، لیکن اپنے باپ کی شرارتی نظروں کا مفہوم سمجھ کر وہ چپ گیا۔ میری جان اندر تو چلو، گھر کا جائزہ بعد میں لینا، ثاقب نے اسے شرارت سے کہا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اندر چلا گیا۔ جاؤ بیٹے، پہلے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، مریم نے دا خان سے کہا۔ دا خان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے روم میں آیا اور الماری سے اپنا آرام دہ سوٹ نکال کر باتھ روم میں چلا گیا۔ زمل نے سفید رنگ کا گھیردار فراک پہن رکھی تھی۔ اس نے بال ایک سائیڈ پر کیے اور اپنے ہونٹوں پر گلابی رنگ کی لپسٹک لگا لی۔ اپنے کمرے میں باہر آئی اور اپنے پورشن سے نکل کر نیچے ہال کی طرف جانے لگی۔ جب اسے دا خان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ملا، وہ سمجھ گئی کہ اس کا فوجی اپنے کمرے میں موجود ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا لیے۔ ابھی وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ دا خان ٹراؤزر پہنے بغیر شرٹ کے باتھ روم سے نکلا۔ جسے ہی زمل کی نظر اس پر پڑی، اس نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ دا خان کے سیکس پیکس اور ان پر پانی کی بوندیں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ جب دا خان نے اسے مسلسل خود کو دیکھتے پایا تو کشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ زمل نے اسے گھورتے پا کر فوراً اپنا رخ دروازے کی طرف کر لیا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ کسی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نوک کرتے ہیں؟ دا خان نے جلدی اپنی شرٹ پہنی اور زمل کے بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تو آپ کو کون کہتا ہے کہ یوں چھلے ہوئے آلو بن کر پھریں؟ زمل نے بھی اپنی عادت سے مجبور ہو کر چیخ کر کہا۔ دا خان نے اس کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت اپنے تمام ہتھیاروں سمیت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دا خان نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور اپنا رخ ڈریسنگ کی طرف کر لیا۔ جنگلی زمل نے اپنا بازو سلاتے ہوئے کہا، جو اس کی گرفت میں سرخ ہو چکا تھا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ دا خان اچانک مڑا، اس سے سوال کیا۔ زمل اسے اچانک اپنی طرف آتا دیکھ کر پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ تم نے مجھے جنگلی کہا؟ دا خان اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ زمل کے کمر دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ ابھی وہ اس کے خسار سے نکلی کہ اس نے دونوں طرف میں ہاتھ رکھ کر اسے جیسے اپنے خسار میں لے لیا۔ زمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی۔ وہ اپنی آنکھیں جھکا دی۔ اس کی یہ ادا دا خان کے دل کا قرار لوٹ گئی۔ وہ اپنے دل سے مجبور ہو کر اس کے کان کے قریب اپنے ہونٹ لے جا کر بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چپا چپا کر نہ کھاؤں تو فوراً بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دوں گا۔ بولتے ہوئے اس کے ہونٹ زمل کے کان کو چھو رہے تھے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور اس کی گردن پر جھک گیا۔
जमल के वजूद के दिल के करीब खुशबू इसे पागल कर रही थी। इसने एक गहरी सांस खींची जब जमल ने इसे धक्का दिया। इस वक्त इसकी सांस फूल गई थी। दखान ने इसे मुस्कुरा कर देखा। जमल एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कमरे से बाहर भाग गई और दखान नफ़ी में सर हिलाने लगा। आसिफ इसे अपने साथ इस जगह लाया था जहाँ सब कनीज़ों को खाना दिया जाता था। इसने हरूम को अपनी बीवी से मिलवाया था जो वहाँ एक कनीज़ थी। वो भी आसिफ की तरह उर्दू बोलती थी। जब हाल नुमा थी, हरूम ज़रीन के साथ बैठ कर खाना खाने लगी। खाना बस ज़ायका था, लेकिन इसे इस कदर भूख लगी थी कि इसे ने वो खाना खाना शुरू कर दिया। वो अपने घर में शहज़ादी थी जो हर चीज़ परफेक्ट चाहती थी। आज वो कनीज़ों के साथ बैठी मूली से खाना खा रही थी। आसिफ ने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया। आसिफ, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? ज़रीना ने इस्तफार किया। तुम ये सब बातें छोड़ो, इसका ख्याल रखना, इसे कोई भी तकलीफ़ ना होने देना, ये डेवल का हुक्म है। आसिफ ने इसे बताया और चला गया। ज़रीना चलती हरूम के पास आ गई। छोटी सी लड़की से बहुत प्यारी लगी थी। हरूम इसे मासूमियत से इसकी तरफ देख रही थी। ज़रीना मुस्कुरा दी। तुम डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ज़रीना ने इससे कहा और नरमी से इसके चेहरे पर हाथ फेरा। क्या आप मुझे मेरे घर भेज देंगी? हरूम ने इससे पूछा। वो कल रात से अपने माँ बाप को बहुत याद कर रही थी। सारी रात वो खौफ से सो ना सकी थी। वो बस किसी तरह वापस जाना चाहती थी। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हारा ख्याल ज़रूर रखूंगी। तुम डरो मत, ये लोग तुम्हें वापस भेज देंगे। और कहकर अपना खाना खाने लगी, क्योंकि इसके बाद इसका काम करने जाना था। वो भागती हुई नीचे आई थी जहाँ इसकी माँ और चाची डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। इसकी सांसें दुगनी की मान चल रही थी। दखान की हरकत ने इसे बोल्ड लड़की के भी छक्के छुड़ा दिए थे। वो हैरान थी कि हर वक्त संजीदा रहने वाला दखान ऐसी हरकत कर सकता है। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? मरियम ने इसे तेज तेज सांस भरते हुए देखकर सवाल किया। जी अभी वो जवाब देती कि दखान ने इसकी बात काट दी। जी अम्मी, असल में इसने एक बिल्ला देख लिया था तो इससे डर गई। दखान ने आंखों में शरारत लिए कहा। बिल्ला? वो कहाँ आया? मरियम ने हैरत से पूछा। वो चची जान, वो छत पर था। जमल ने दखा के तरफ देखा हुआ था जो इसे फंसा कर मजे से बैठ कर सेब खा रहा था। अच्छा छोड़ो, वो मरियम खाना लग गया। और जमल, तुम ये सलाद की ट्रे लेकर आओ। सुमेरा बेगम से कहकर मरियम के हमरा बाहर चली गई। आपने झूठ क्यों बोला चची जान से? जमल ने तड़ कर कहा। तो क्या वो ये बता देता कि तुम मेरे कमरे में मेरे दीदार के लिए आई थी और मैं तुम्हें डरा दिया? दखान मुस्कुराते हुए इसके करीब आया। इसकी बात सुनकर वो सुर्ख होगी। आप बहुत थी बेहुदा है। इसने शर्म से सुर्ख होकर कहा। तुम्हें क्या लगा अब मैं हमेशा मासूम ही रहूँगा? दखान ने इसका बाल कान के पीछे करते हुए कहा। क्या मतलब? जमल को समझ न आई कि इस अचानक में क्या हो गया। वो पहले तो इसकी तरफ देखता भी न था और अब ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे वो बहुत अच्छे दोस्त हों। तुम्हें बहुत जल्द समझ आ चुकी। दखान ने इसकी गाल थपथपाए और बाहर चला गया। जमल न समझी से सलाद की ट्रे लिए बाहर आ गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। साकत साहब सरबराही कुर्सी पर बैठे थे। तो कैसी चल रही हैं तैयारियां? कल के फंक्शन में कोई मसला ना हो? साकब साहब ने अपनी बात का आगाज़ किया। कल का फंक्शन? कल क्या होने वाला है? छोटे पापा जमल ने हैरत से पूछा। ऐसे कैसे हो सकता है कि घर में कोई फंक्शन और इसे खबर ना हो? कल खान का निकाह है बेटा। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? साकब साहब ने इसे बताया। वो जमल को लगा जैसे पूरे घर की छत के सर पर आ गिरी है। इसने बेयकीनी से खान की तरफ देखा जो इसकी तरफ देख कर मुस्कुरा रहा था। आंसू इसकी आंखों में जमा होने लगे। वो अपनी प्लेट छोड़कर भाग गई। इसने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठी चली गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिससे इसने सारी ज़िंदगी मोहब्बत की और किसी का होने जा रहा था। क्या इसे कभी इसकी आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आई? क्या वो नहीं जानता कि जमल इससे किस कदर मोहब्बत करती थी? इसने सोच लिया था कि वो इस जालिम इंसान से बात करेगी, उसे बताएगी कि वो इससे किस कदर मोहब्बत करती है, उसे सबसे छीन लेगी। जमल इस वक्त अपने कमरे में बैठी थी। इसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो गई थी। वो फैसला कर चुकी थी कि खान से बात करेगी और इसे रोक देगी, किसी और का होने नहीं देगी। इस वक्त रात के 12 बज चुके थे। वो सब लोग यकीनन सो चुके थे। इसे हैरत तो इस वक्त बात पर हो रही थी कि इसकी माँ भी इसके पास नहीं आई थी। इस वक्त इसे हर इंसान पर गुस्सा आ रहा था। वो किसी को भी इसके दुख का अंदाज़ा नहीं था। वो गुस्से से तन फन करती खान के रूम की तरफ बढ़ गई। रूम के बाहर पहुंचकर इसने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और अंदर आकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। खान थोड़ी देर पहले फ्रेश होकर आया था, अब सोने की तैयारी कर रहा था कि कोई तन फन करता इसके रूम में दाखिल। इसने पीछे मुड़कर देखा तो जमल को इस वक्त अपने रूम में देखकर हैरान हो गया। तुम इस वक्त क्या कर रही हो मेरे कमरे में? खान ने जमल से सवाल किया। वो तो
बरी बैठी थी। आगे बढ़कर दखान का गिरबान पकड़ लिया। क्या समझा है आपने? आप मेरा दिल तोड़ेंगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? इसने चलाते हुए कहा। अपनी पूरी ताकत लगाकर इसको झंझोड़ डाला। दखान हैरत से इसकी तरफ देख रहा था। वो इस वक्त आग मगोला बनी हुई थी। हाँ, क्या कह रही हो? समझ नहीं आई। दखान ने इस पर सवाल किया। उस जमल की बस वो होगी। इसने इसे पीछे सोफे की जानब धक्का दिया और इस पर झुक गई। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, समझे आप? आपसे शादी करना चाहती हूँ, सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। और इस पर मुकम्मल तौर पर झुकी हुई। जबकि दखान तो इसके इज़हार पर ही हक्का बक्का रहा। वो जानता तो पहले दिन से ही था कि इससे मोहब्बत करती है। आज से नहीं बल्कि तब से जब से इसकी मोहब्बत का मतलब जानता था। लेकिन अपने दीदा दिलेरी की इसे उम्मीद ना थी। जमल, इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। इसने इसे समझाते हुए कहा। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी बल्कि आपकी जान लेकर जाऊंगी। वह इस पर मजीद झुक गई और जोर से इसे सोफे की पुश के साथ लगाया। जमल, अपनी हद में रहो तुम। दगा की नजरें इसके सरापे पर गई। वो इस वक्त नाइट सूट में मबलूस थी। शायद गुस्से में सूट भी बदल आई थी जो दगा को जहर करने की खातिर में पहना था। ठीक है, आप मुझे सीरियस नहीं ले रहे ना? वो कहकर इसके ऊपर से उठी और कमरे में कुछ तलाश करने लगी। दखान सोफे से उठा से देखने लगा जो इसके बेड के साइड दराज में पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही हो? दखान ने इससे पूछा। वो गुस्से से दराज से चीजें बाहर फेंक रही थी। जमल ने कोई जवाब ना दिया और मारी की जानब बढ़ गई। दखान इसके पीछे आया। जब वो अपनी मतलूबा चीज लेकर मुड़ी, इसके हाथ में अपनी पिस्तौल देखा। दगा खान के 14 तबक रोशन हुए। जमल, बेवकूफ़ी मत करो, ये वापस तो मुझे। दगा ने इसे समझाया। अब वो सर फिरी पता नहीं क्या करना चाहती थी। मैं इसे नहीं दूंगी बल्कि आपकी जान ले लूंगी। अगर आप मेरे नहीं तो किसी के नहीं हो सकते। वो बोलते बोलते आखिर में चला उठी। जमल, मेरी बात सुनो, ये चल जाएगी, मुझे वापस तो। शाबाश। दगान इसके करीब आया लेकिन जमल ने अचानक पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रख ली। दगान को लगा अब इसकी सांस रुक जाएगी। वो अचानक आगे बढ़ा और इसके हाथ से पिस्टल छीन ली। छोड़े मुझे। जमल चिल्लाई। आवाज़ नीचे रखो अपनी। अचानक कमरे में दखान की दाढ़ गूंजी और जमल को आवाज़ दब की। इसने जमल के दोनों बाजुओं को इसके कमर में बांधा और इसे अपने बेहद करीब खींच लिया। वो जमल की सिसकी गूंजी। अब तुम्हारी आवाज़ आई तो जान ले लूँगा। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी ये बेहुदा हरकत करने की? दखान गरजदार आवाज़ में बोला। अगर इसके कमरे की दीवारें साउंड प्रूफ ना होती तो अब तक सब इन दोनों की आवाज़ें सुनकर आ जाते। तुम्हें कोई हक नहीं है अपनी जान लेने का, समझी? तुम्हारी जान सिर्फ मैं लूँगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। दखान ने इसकी आंखों में दर्द देखकर इसके बाजुओं पर गिरफ्त कम कर दी। यही इसने गलती की थी क्योंकि जमल इसका गिरबान दोबारा पकड़ चुकी थी। आपको हक है मेरी जान लेने का, लेकिन मेरा होकर भी मेरी जान लेना। इस तरह जुल्म मत करें मुझ पर। जमल चिल्लाती थी। इस वक्त इसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी। क्या सच में जान ले सकता हूँ तुम्हारी? दखान शरारत से बोला और जमल हैरत से इसे देखने लगी जो इसका दिल तोड़कर मुस्कुरा रहा था। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, नहीं रह सकती आपके बगैर। दखान ने मुस्कुराती नज़रों से इसकी तरफ देखा। आप हंस रहे हैं, मुझ पर मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? जमल बेयकीनी से इसकी तरफ देखा जो जालिम बनाकर इसे बेबसी पर हंस रहा था। नहीं, मैं क्यों मजाक बनाऊंगा तुम्हारा? तुम तो खुद अपने मजाक बना रही हो मेरे सामने। दखान इसे अपना गिरबान छुड़वा कर दूर हुआ। तुम जानती हो कि कल मेरा निकाह है इससे जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तुम यहाँ आकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हो। अब क्या करूँ? मैं छोड़ दूँ इसे? हाँ छोड़ दें इस चुड़ैल को। मैं आपको बहुत मोहब्बत कर दूंगी, जो कहेंगे वही करूंगी। जमल दोबारा इसके करीब आई। प्लीज़ जमल, इस वक्त मेरे कमरे से चले जाओ। अच्छा खासा मैं खुश था और तुमने आकर सारी खुशी पर पानी फेर दिया। इसने बेरुखी से कहा। अपना रुख मोड़ लिया। जमल को लगा था कि इसका दिल इन गंद टुकड़ों में तकसीम हो गया है। वो आंसू भरी आंखों से देखने लगी जो इसका दिल तोड़कर अपने घर बसाना चाहता था। जमल अपनी आंखों से आंसू साफ करके मुड़ी और इसके कमरे से निकलती चली गई। दखान इसने पीछे मुड़कर देखा और जानता था कि इसका दिल बुरी तरह तोड़ चुका है। वो अब शायद वो कभी इससे बात भी नहीं करेगी। इसने लंबा सांस लिया। अपने बेड पर लेट के इसकी आंखों में एक चमक थी। कल वो इसे पाने वाला था जिसमें हमेशा से इससे मोहब्बत की थी। वो बेजान वजूद लेकर अपने कमरे में आई थी। इसकी टांगों से बिल्कुल जान निकल गई थी। आंसू इसकी आंखों से मुसलसल हुआ थे। क्या कसूर था इसका कि इसने एक दिल इंसान से मोहब्बत की थी? गलती से सरासर इसकी थी। वो शुरू से ही जानती थी कि दखान इससे दूर भागता है, वो इससे कभी मोहब्बत नहीं करेगा, लेकिन इसने फिर भी इससे बेताशा मोहब्बत की और आज इसने इसका दिल ही बेदर्दी से तोड़ दिया था। जमल फूट फूट कर रो दी। इसने सोच लिया था कि वो कभी इस इंसान के रास्ते में नहीं आएगी बल्कि इससे बहुत दूर चली जाएगी। वो खुश रहे अपनी मोहब्बत के साथ, अब इसके सामने अपनी मोहब्बत का तमाशा नहीं बनने देगी। जमल ने अपने आंसू साफ किए और
बाथ रूम की तरफ बढ़ गई। पहले इसके जहन में आया कि वो अपनी जान ले ले, लेकिन अचानक से इसे अपनी माँ का ख्याल आया, जिसका इसके अलावा कोई न था। वैसे भी वो इस शख्स को देखना चाहती थी कि वो इसके बगैर रह सकती है। इसने अपना चेहरा धोया और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। आंसू एक बार फिर इसकी आंखों से रवां हो चुके थे। वो आज की रात जमल के लिए एक अजाब लगी थी। सुबह का सूरज निकल आया था। ये दिन किसके लिए खुशियों से भरपूर था तो किसके लिए क़यामत से कम ना था। जमल अपने बिस्तर पर लेटी थी कि आंखें रात भर जगने से खुमारी कर रही थी। स्मेरा बेगम कमरे में दाखिल हुई। जमल उठो बेटा, शाम को निकाह है, तैयारियां करनी है, स्मेरा बेगम ने इसे कहा। जमल बेड से उतरी और अभी वो बाथरूम की तरफ जाती कि स्मेरा ने इसे रोक लिया। तुम रोती रही हो, क्या हुआ है बेटा? स्मेरा ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं हुआ माम, रात मूवी देखी थी इसीलिए लग रहा है, जमल ने कहा और बाथरूम में की तरफ भाग गई। वो अभी मजीद अपना तमाशा नहीं बनना चाहती थी। जब इसने मरमर में अपना चेहरा देखा तो हैरान रह गई। इसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि इसके दिल की दुनिया उजड़ चुकी है। इसने अपना चेहरे पर पानी गिराया और फ्रेश होकर बाहर आनी। स्मेरा अभी भी इसके कमरे में बैठी थी कि ये देखो जमल ने मैंने तुम्हारे लिए सूट डिसाइड किया है, कैसा लगा? सुमेरा ने शॉपिंग बैग से एक सूट निकाल कर इसे दिखाया। सफ़ेद रंग का शरारा था जिस पर गोल्डन काम हुआ था और इसके साथ सुर्ख कमदान दुपट्टा था। जमल ने एक नज़र इस खूबसूरत शरारे को देखा। ठीक है मामा, इसके बेदिली से जवाब दिया। तुम अभी ऐसा करो, तैयार हो जाओ, पार्लर जाना है। स्मेरा इसे कहकर जाने लगी। जब वो बोली माँ मुझे पार्लर नहीं जाना प्लीज़, जमल की बात पर स्मेरा बेगम रुक गई। क्यों नहीं जाना जमल? प्लीज़ इस वक्त मुझे तंग मत करना, मुझे बहुत काम है, तुम नीचे आओ फ़ौरन। स्मेरा बेगम कहकर कमरे से चली गई। वो दरवाजे को देखती रह गई। किसी को इसका ख्याल नहीं था तो बस इसका जो इसके दिल तोड़ने वाला था। इसने अपने कपड़े चेंज किए और नीचे चली गई। घर में मेहमान आना शुरू हो चुके थे। वो हॉल की तरफ जाती रुक गई। फिलहाल वो किसी भी मेहमान से मिलना नहीं चाहती थी। इसने बैक डोर का रुख किया। वो गार्डन में दाखिल हो गई। जमल ने सामने नज़र उठाई तो इसे वो बेमहर शख्स सामने खड़ा नजर आया, वो जो फ़ोन पर किसी से बात करते हुए मुस्कुरा रहा था। वो इसके पास से गुजरकर खान ने इसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा जान, मैं बाद में बात करूंगा, तुम तैयारी करो। वो अपने लहजे में मोहब्बत से बोला था। वो फ़ोन बंद कर दिया। जमल बेशकीनी से इसके हाथ में कैद अपनी कलाई देख रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है, जमल खान इसके करीब आते हुए कहा, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जमल ने अपनी कलाई इसकी गिरफ्त में निकालनी चाहिए लेकिन नाकाम होगी। देखो जमल, जो हुआ इसे भूल जाओ। आज मेरा निकाह है, इससे पहले कि मैं कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ तुम प्लीज़ अपना मूड ठीक कर लो। खान ने इसे समझाते हुए कहा, सब कुछ ख़त्म हो गया, कल रात कर चुकी हूँ, समझिए आप, और मेरी जानब से फ़िक्र मत हो, आपकी लाइफ में कोई मसला खड़ा नहीं करूँगी। जमल ने कहा। अपनी कलाई एक झटके से आज़ाद करवा कर गेट की तरफ बढ़ गई। जमल के कहने के बावजूद भी ब्यूटिशियन ने इसे बहुत हैवी मेकअप कर दिया था। इस वक्त वो किसी परी से कम ना लग रही थी। सफ़ेद शरारा पहने, लंबे बालों का जूड़ा बनाए, वो गोल्डन मेकअप में वो कोई शहज़ादी ही मालूम हो रही थी। लेकिन इस वक्त इसका अपना ये रूप जहर लग रहा था। वो तैयार होकर ड्राइवर के साथ घर में इंटर हुई तो इसकी माँ और चची इसको लेकर कमरे में आ गई। स्मेरा ने इसके सर पर सुर्ख दुपट्टा सेट कर दिया। माम ये क्या कर रही है? मुझे पहले ही इसने बहुत ज़्यादा तैयार कर दिया। जमल ने कोफे से अपनी माँ को कहा, जिसने इसे दुल्हन बनाने में कोई कसर ना छोड़ी थी। तुम चुप करो जमल, स्मेरा इसे झड़का। माम मैं दुल्हन नहीं हूँ। जमल ने दुपट्टा उतारना चल लेकर मरियम ने इसका हाथ थाम लिया। तुम दुल्हन ही हो बेटा, मरियम ने इसे कहा। जब जमल ने सवालिया नज़रों से अपनी माँ की तरफ था। क्या मतलब? जमल की ज़ुबान लड़खड़ा गई। हाँ मरियम ठीक कह रही है, आज तुम्हारा दखान का निकाह है। जमल को लगा कि इसे सुनने में कोई गलत फहमी हुई है। अभी वो कुछ कहती कि साकत साहब मौलवी साहब के साथ कमरे में दाखिल हुए। स्मेरा ने जमल के चेहरे पर घूंघट कर दिया और निकाह शुरू हुआ। क्या आपको दखान वाल साकब खान 50 लाख सिक्का राजुल वक्त निकाह में कबूल है? जमल ने कोई जवाब न दिया और इस वक्त सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। इसे यकीन नहीं रहा था कि खान इससे कोई कल झूठ बोला। जवाब दो बेटा, स्मेरा ने इसे हिलाया जो पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई थी। कबूल है, जमल ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा और इस तरह वो 3 बोल का मुकम्मल तौर पर इसकी होगी जिसके लिए वो कल रात से तड़प रही थी। निकाह के बाद सब कमरे से चले गए। जमल ने घूंघट उठाकर अपनी माँ को अपने पास बुलाया। माम ये का सब क्या है? इस वक्त वो बेहद नर्वस लग रही थी। भी हमसे मत पूछो, ये तुम्हारे शोर का किया दर है, माँ मरियम ने जवाब दिया। चलो भी दूल्हे मियाँ वेट कर रहे हैं, मरियम ने कहा और सब लड़कियां से लेकर गार्डन में चली गई जहाँ सारा इंतज़ाम कर रखा था। सब लड़कियों के साथ इसके करीब आ रही थी। खान ने इस वक्त वाइट शेरवानी जेब तन कर रखी थी। वो इस वक्त किसी सल्तनत के शहजादा लग रहा था जिसे इसकी शहजादी मिल गई थी, लेकिन शहजादी कुछ अफसरदा लग रही थी। वो समझ गया था कि जमल इसकी करस्तानी जान गई है। वो ये भी जानता था कि वो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, लेकिन इसने सोच लिया था वो अपनी शहजादी को मना लेकर। वो चलती हुई इसके पास आई और ज़द्दा खान ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। सब कज़नों ने हुटिंग करनी शुरू कर दी। उसे लेकर स्टेज पर आ गया। नाकाम मुबारक हो मेरी जान, इसने जमल की तरफ
جھک کر اس کے کان میں کہا، لیکن زمل نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت وہ دھوکے باز انسان سے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ ماں مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ مہمانوں کا سلسلہ ختم ہوا تو زمل سمیرہ سے بولی۔ سمیرہ نے اس کی طرف دیکھا جو بیٹھ کر شاید تھک گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا آؤ۔ سمیرہ اور مریم زمل کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ تم آرام کرو بیٹا، تھک گئی ہوگی، مریم نے کہا اور جانے لگی۔ جب زمل نے ان دونوں سے سوال کیا، مام چچی یہ سب کیا ہے؟ آپ سب نے یہ فیصلہ کب کیا اور مجھے کیوں بے خبر رکھا؟ زمل کے سوال پر مریم اس کے قریب بیٹھ کے، دیکھو بیٹا یہ سب ہم نے بچپن سے سوچ رکھا تھا، اسی لیے تو تمہاری اور دغان کی منگنی کی تھی، اور اب یہ سب دغان نے کہا تھا تاکہ وہ تمہیں سرپرائز دے سکے۔ مریم نے اسے پیار سے سمجھا۔ زمل نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو حیران تھی کہ دغان نے یہ سب کیا، اور وہ ایسے بھی تم دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اسی لیے ہم نے سوچا کہ جلد نکاح کر دیا جائے۔ مریم نے اسے حقیقت بتا دی۔ زمل تو حیران تھی کہ وہ دغان کی آنکھوں میں محبت کیوں نہ دیکھ سکے۔ اس کی محبت کی سوچ کر وہ شرما گئی۔ ماشاءاللہ چاند سی بیٹی دی ہے مجھے اللہ نے۔ مریم نے آگے بڑھ کر اس کے پیشانی چوم لی۔ سمیرہ ان کے پیار دیکھ کر مسکرا دی۔ اب آرام کرو تم، سمیرہ نے کہا اور دونوں کمرے سے باہر چلی گئی۔